बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, सीज़न 8 की स्पेशल एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शहर में होने जा रहा है इलेक्शन। जी हाँ, फेडरल इलेक्शन की बात हो रही है। हमने प्रोविंशियल इलेक्शन पर बहुत सी ट्रांसमिशंस की, फेडरल इलेक्शन की बात करेंगे। ये वो टाइम है जिस टाइम हर बंदे को चाहिए कि बाहर निकलें और वोट करें। हम लोग वोट की बात करते हैं, हम लोग कैंडिडेट्स की बात करते हैं, हम लीडर्स की बात करते हैं, बट येट अगेन हम अपने घरों में बैठे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं और वोटिंग के दिन हम वोट करने बाहर नहीं जाते। तो ये मसले मसाइल हम सब के अंदर हैं। ख़ास तौर पर जब मैं कम्युनिटी की बात करता हूँ तो क्या कम्युनिटी इतनी एम्पावर है कि जाके वोट करे? और कम्युनिटी की जब बात होती है तो वोटिंग के जब दिन आता है तो उस टाइम हम सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, वोट को इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अपने कैंडिडेट्स जो इस टाइम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हम उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को कैसे देख रहे हैं कि किस पार्टी का नैरेटिव स्ट्रांग है, किसका मैनिफेस्टो स्ट्रांग है, किसको आप पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, इन सब सवालों के आपको जवाब लेके देंगे मेरे साथ शहर की जानी पहचानी शख्सियत, मेरे सीनियर भी हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरिफ शेख साहब के। आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। क्या हाल है, खैरियत से? आपके मेहमान बन जाए हम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजी हाँ, मुझे याद पड़ता है शेख साहब, हम जो अर्ली टाइम था तो जब हम मीडिया की तरफ आए, थोड़ा सा इसको स्टडी किया, क्योंकि मेरा कोई जर्नलिज्म से बैकग्राउंड तो है नहीं, ठीक है। तो हमें लोग कहते थे कि भाई आगे लोग बैठ गए या करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये आज बात क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों से काम सीखा है। कम्युनिटी के अंदर हम रहे हैं और हमने देखा है, आप लोगों के प्रोग्राम्स को देखा है, आप लोगों के साथ बैठे हैं और उससे हमने चीज़ें इकट्ठी इकट्ठी कर करके ना, और आपने बहुत अच्छा सीखा है। हाँ, हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह बहुत से और जो जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी के अंदर है, मैं समझता हूँ कि एवरीवन इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। आपको मैंने आज यहाँ पे बुलाया बहुत से उन लोगों को देखते हुए, उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको देखा कि आप एक अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक अच्छी बात कर सकते हैं। और हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम लोग जो कि नॉर्थ अमेरिका में हैं और नॉर्थ अमेरिका के बाहर एयर वाइन न्यूज़ के स्पेशल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। तो बात होगी आज इलेक्शन के ऊपर, बट बिफोर आई टच बेस दैट एरिया, हमारे पास जो भी हमारे आता है BMG के अंदर, हमारी कुछ होती है कि हम उस गेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानें, एक उसकी भी जर्नी होती है, राइट। हमने आपको एज ए रियल्टर भी जाना है, आपको एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र भी जाना है, आपको हमने बहुत से प्राइवेट टेलीविजन और निजी टेलीविजन के ऊपर भी हमने होस्टिंग करते देखा है। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। देखें, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द चांस। बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंसेस का एक स्टूडेंट रहा हूँ और 1995 में कनाडा आ गया था और आके IT की जॉब में था। 2008 तक तो मैं IT में बहुत अच्छी जॉब करता रहा और लेकिन 96 से आने के 1 साल बाद से कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो गए थे। तो इन्वॉल्वमेंट रही, शो बिजनेस में भी रहे, शोज़ कराते रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, इन सब को छोड़ दें, आपने कहा मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ, सब सबसे अहम चीज़ जो मैंने आते हुए सीखनी थी कि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है और आपको अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये सबक मुझे आते ही मिल गया था, तो उसको मैंने कैरी किया और मैं आज तक कर रहा हूँ। ये 30 साल हो गए। 30 साल में एक काम मैंने ज़रूर किया कि हमारी कम्युनिटी ने कोई भी काम किया है, मैं वहाँ खड़ा हो गया हूँ। और इसलिए खड़ा हो गया हूँ कि अगर आप अपनी कम्युनिटी को आगे लेके नहीं जाएंगे तो फिर इस मल्टी कल्चर कंट्री में आप पीछे हो जाएंगे। सही बात है। और कम्युनिटी बेस्ड है, बिजनेस कम्युनिटी बेस्ड है, पॉलिटिक्स कम्युनिटी बेस्ड है, ईच एंड एवरीथिंग कम्युनिटी बेस्ड है। लिहाजा ज़रूरी है कि अपनी कम्युनिटी में खड़े हो जाए। तो ये करता हूँ पिछले 30 साल से। बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि कम्युनिटी एम्पावरमेंट में अगर हर बंदा पार्टिसिपेट करे तो कम्युनिटी कितनी अपलिफ्ट हो सकती है। शेख साहब, इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए और एक हफ्ते में इलेक्शन जो है वो ऑलरेडी पोलिंग इस टाइम चल रही है वाइल वी आर टॉकिंग। और 2 पार्टीज़ जो कि बड़ी पार्टीज़ हैं, लिबरल कंजर्वेटिव। मैं सबसे पहले टच बेस करना चाहता हूँ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, बिकॉज एक सवाल जो बहुत अरसे से लोग पूछ रहे हैं, आप भी बहुत से कैंडिडेट्स के साथ घूम रहे होते हैं, मैं भी बहुत कैंडिडेट्स के घूम रहा होता हूँ। एक नॉर्मल सवाल है कि आप किस पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मेरा जवाब होता है टेक्निकली कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ मीडिया पर्सन, तो वो तो मैंने अपनी पूरी करनी है, बेशक मैं किसी भी पार्टी के साथ पेनिट्रेट करूँ, बट आई जेन्युइनली वांट टू सपोर्ट द कैंडिडेट्स जो कि डिजर्व करते हैं। एंड बहुत से पाकिस्तानी कैंडिडेट्स जिनकी मैं बात करता हूँ कि उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब इसके अंदर 2 सवाल निकलते हैं इस बात के अंदर कि आप उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो आपकी कम्युनिटी से है, या आप उस कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं जो आपके साथ ज़्यादा सिंसियर और आपको लगता है ज़्यादा क्रेडिबल है। अब 2
कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ए पाकिस्तानी, बी जिसकी क्रेडिबिलिटी और जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आपको पता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किसको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए मैं ना अभी आपने एक इजी कर दिया कि हम बहुत सारे कैंडिडेट के साथ नज़र आते हैं और ओपनली नज़र आते हैं, जी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मेरी पार्टी का नाम कम्युनिटी पार्टी है, सही है। जहाँ मेरी कम्युनिटी का कोई बंदा, लेकिन आप देखें यहाँ मैं इसको आसान कर देता हूँ। ओवर द पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत बेहतर हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि वही लोग कैंडिडेट बन रहे हैं, ये बनते आएंगे जिनके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है, जो सिस्टम को समझ रहे हैं। सही। बहुत कम, एक ज़माना होता था कि जो कुछ लोग जिनके पास ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना एजुकेशन है, और वो कैंडिडेट बन जाते थे। अब वो पार्टी जिसको ये मालूम भी हो कि इस लोकेशन पे इस पर्टिकुलर राइडिंग में हम हार जाएंगे, वो उसके बावजूद भी किसी ऐरे गैरे को टिकट नहीं दे रहे होते। ज़्यादा एक चीज़ तो हमारे लिए आसान हो गई है कि अगर हमारी कम्युनिटी का कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो केपेबल है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस है और वो डिजर्व करता है कि वो कैंडिडेट बने। ठीक है। तो मेरे नज़दीक हमारी फर्स्ट चॉइसेस पे चले जाए, हमारी फर्स्ट चॉइस अपनी कम्युनिटी है। अच्छा, हमारी क्या, ये मेरी और आपकी नहीं है, हर कम्युनिटी ये करती है। सही बात है। आप देख लें, मैं आपको 36 मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पर ऐसे लोगों को उनकी कम्युनिटी ने जिता दिया कि उनके सामने वाला कैंडिडेट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे था, लेकिन हरा दिया गया उसको। तो फिर हम उससे पीछे क्यों जाएंगे? अच्छा देखिए, अब बड़ा आपने बात ही बोली कि पार्टी उसी को आगे लेकर आती है जो क्रेडिबल है, जो क्रेडिबल है। लेकिन एग्जांपल्स हैं शेख साहब। मैंने कहा ना पिछली एग्जांपल्स पिछली हैं कि कैंडिडेट्स जिनको हम जानते हैं कि क्रेडिबल नहीं है और हमें पता है कि फ्रॉम नो वेयर दे पॉप अप, ठीक है, और पार्टी ने उनको टिकट दे दी, ठीक है, और किसी नॉमिनेशन के अंदर भी लेके नहीं गए, क्लेम्ड दे दी, और वो लोग विंड चेंज हुई, हवा चेंज हुई, तो एमपीज भी बन गए, एमपीपीज भी बन गए, ठीक है। तो इन दैट केस, इन दैट वे, हाउ डू यू सी? बहुत ज्यादा नहीं होगा अब। अच्छा, अब हम लेकिन अभी है। हमने हुआ, बिल्कुल नाम लेने की जरूरत है? नहीं नहीं ले नाम, हुआ, ठीक है, हुआ। लेकिन पता हूँ अहमद, अब नहीं होगा। आप ना, क्योंकि उसकी वजह कि पार्टीज के अंदर एक सिस्टम भी बन चुका है जहाँ पर बेतहाशा रेजिस्टेंस मिल रही होती है पार्टी को, उसकी स्टैब्लिशमेंट को, उसके लीडर को, कि ये आप क्या कर रहे हैं। इस दफ़ा आपको कई नॉमिनेशन की जगह पे अपॉइंटमेंट नजर आए, उसकी वजह बताता हूँ। स्नैप इलेक्शन है, ऑल ऑफ सडन इलेक्शन अनाउंस हो गए, शॉर्टेस्ट पीरियड मिला है कैंपेन का, जो कि हमारे लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 36 डेज आपको होने चाहिए। कभी भी इलेक्शन जब कॉल होगा तो आपने 36 डेज की कैंपेन देनी है। आज तक नहीं हुआ। पहली दफ़ा हुआ है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की इस पर्टिकुलर राइट को उठाया कि आपने 36 दिन ही दिए, तो 36 डेज में आपको पूरी कैंपेन। बहुत सारी ऐसी राइडिंग है जहाँ पर कई पार्टीज जो है उनके कैंडिडेट अभी भी नहीं हुए। अब नहीं होंगे, क्योंकि अब तो इस वक्त जब आप और मैं ये बात कर रहे हैं तो अब हमारा जब तो इस वक्त एडवांस पोलिंग जारी है जी। तो इसका मतलब है कई जगह ऐसी राइडिंग है जहाँ पर कैंडिडेट भी नहीं है। और फिर अगर आप नॉमिनेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना जी, टाइम ही नहीं था उनके पास। शेख साहब, हमने पिछले ये जो मेरे ख्याल 8 साल गुजरे ना लिबरल गवर्नमेंट के, 12 साल नहीं, जो 10 साल फेडरल की बात, 10 साल। तो 10 साल में हमने बहुत से अपने कैंडिडेट्स जिनको हमने इलेक्ट किया, हमने उनके लिए वोट किया, हमने उनके लिए डोर नॉकिंग की, सारा कुछ किया। अब आपने जब बात की कि क्रेडिबिलिटी की हम जब बात करते हैं, तो मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था कि जब आप पार्लियामेंट में एक कैंडिडेट हमारा बैठता है एमपी बन के, तो वो जिस बेंच पे बैठता है ना, वो भी उसकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से होती है। ठीक है। और जिनको हम क्रेडिबल एमपीज कहते हैं वो हमारे बैक बेंचेस के ऊपर होते हैं। क्रिएटिविटी से ज़्यादा मैं कैपेबिलिटी की बात है, ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड डिलीवरिंग, ये ज़्यादा बेटर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टी किसको चाहिए आगे करीब बिठाना, जो उठेगा, जो बात करेगा, जो तवज्जो देगा, जो अंडरस्टैंड कर रहा है क्या बिल आ रहा है, मैंने क्या बात करनी है। पार्टी को अंदाज़ा हो जाता है कि कौन हमारे फ्रंट बेंच के लोग हैं और कौन हमारे बैक बेंचर्स हैं। तो वो फिर क्या होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है वहाँ पर, उसकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है कि उसके ऊपर डिलीवरिंग की कैपेसिटी नहीं है। तो कहते हैं पीछे बैठ जाओ और बस आपने जब हम बोले तो यस करना है, जब हम बोले तो नो करना है, तो वो ये करते रहते हैं। पिछले 10 साल में हमारे कोई ऐसे कैंडिडेट्स को मिनिस्ट्री नहीं मिली, क्या वजह हो सकती है? हमारी कम्युनिटी के एमपीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल,
थोड़ा सा बताना पड़ जाएगा फिर आपको। बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करेंगे। देखिए हमारे देखिए हम नाम तो ले नहीं रहे वो आपने मना कर दिया। हमारे 3 तो- मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं शायद नाम देना ज्यादा है, बल्कि ज्यादा है जी, ज्यादा है। ऑटोमा हमारे में भी हैं, आरिफ उधर भी ईरानी भी हाँ, हैं, यासिन यासिन नकवी भी नकवी भी ऑटोमा हैं, से हैं। हाँ। देखिए आप बात करें, हमारे जो 3 मेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जिनकी अगर हम जीटीए से बात करें, उनके लिए इकरा ने एक बिल पेश किया था इस्लामोफोबिया पर। बिल्कुल अच्छा, वो एक टैग के तौर पे इकरा खालिद के साथ लगा हुआ है। लिहाजा क्या होता है कि उसके बाद शायद पार्टी की स्टैब्लिशमेंट जो है वो इकरा को एज ए मिनिस्टर आगे ना आने दे। क्वालिफाइड लॉयर फ्रॉम कनाडा, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, Capable सिस्टम भी है। का, ठीक है। और आपने 3 दफा इलेक्शन जीत के दिया अपनी पार्टी को, लेकिन पार्टी आपको कंसीडर नहीं कर रही होती, तो उसकी वजह ये होती है कि इसका मतलब है कि पार्टी को रेजिस्टेंस मिलती होगी कहीं ना कहीं से, लिहाजा इकरा मिनिस्टर नहीं बनती। सलमा जाहिद मिनिस्टर में कई बहुत क्रिटिकल कमेटीज की चेयरपर्सन है वो, जी, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, लेकिन मिनिस्टरशिप के लिए शॉर्ट लिस्ट में नहीं होती। सॉलिड स्टैंड है फलस्तीन के ऊपर, खड़ी होती हैं, बात करती हैं, मुस्लिम इश्यूज पे बात करती हैं, और बहुत अच्छी बात है, खुल के बात करती हैं, क्योंकि उनकी राइडिंग के अंदर से भी लोग उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नहीं करना है, और शी ऑलवेज गो फॉर इट। रेजिस्टेंस पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट बोलेगी आप जो है गुड एमपी, आप हमारे लिए हमेशा सीट ले आती हैं बस। लेकिन आपने मैंने बताया कि उनको बहुत अच्छी कमेटीज की जो है ना वो उनको चेयरपर्सन बनाया जाता है। शफकत अली ने पहला साल पहली टर्म के अंदर किसको मिनिस्ट्री मिलती है? वो मिलती है टेक्नोक्रेट को। वो जो बंदा जो कि ग्रास रूट लेवल से या इलेक्शन से प्रोसेस से आ गया है, अगर उसके पास, तो वो क्या होगा, उसके पहले 2 साल तो उस सिस्टम को समझने में लगता है कि पार्लियामेंट में करना क्या मैंने, तो उसमें नहीं मिलती, अनलेस कि आपके पास कोई बैकग्राउंड ऐसा हो कि आपका बहुत शानदार किस्म का कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है क्वालिफिकेशन वाइज, या आप कोई बहुत इंटरप्रेन्योर किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आए मुझे हैं। करेक्ट कीजिएगा कि मिसेस सागा से रिची जो है, वाज शी इलेक्टेड फर्स्ट टाइम एज एन एमपी? हाँ, लेकिन अब रिची की पहली नॉमिनेशन हुई, पहली nomination। पर रिची का बैकग्राउंड बहुत बहुत स्ट्रांग है एजुकेशन वाइज, तो उसको उन्होंने, Ministry लेकिन आप ये देखें कि रिची को उन्होंने जब तीसरी दफा शफल हुई है पार्लियामेंट आपकी कैबिनेट, तो दिया है, पहले तो नहीं दिया उसको, सही बात है। तीसरी दफा में दिया उसको, और वो भी मिनिस्ट्री को इतनी वो नहीं थी, तीसरी दफा में दिया गया। लेकिन आपको इस बात को, रिची का एक बैकग्राउंड तो है ना, उसका एजुकेशन वाइज एक्सपीरियंस वाइज डिफरेंट था, तो ये चीज़ें होती हैं। आप अगर, मैं आपको एक और बता, बिल ब्लेयर टोरंटो के पुलिस चीफ थे, हाँ, वहां से द डे ही रिटायर, नेक्स्ट डे बिकम द कैंडिडेट, इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के फौरी बाद उनको मिनिस्ट्री मिल गई। एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब चीज़ों को बात कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर बना दिया गया, क्योंकि वो काम ये कर रहा था, बिल्कुल सही बात। टेक्नोक्रेट। तो या तो आप टेक्नोक्रेट हैं, या आपके पास बहुत शानदार कोई एक्सपीरियंस है, या आपके पास बहुत आला क्वालिटी की डिग्री है, तो आपको जो है ना कंसीडर किया जा रहा होता है, अदरवाइज नहीं लेते आप। 10 साल लिबरल के टाइम हमने देखा, इकोनॉमी को शफल होते देखा, कोरोना का टाइम देखा कि कैसे उस टाइम मुश्किल टाइम में बिल्कुल लोगों को रिलीफ दिया गया, ठीक है, बहुत किस्म के नए प्लान्स निकाले गए, बिजनेसेस को रिलीफ दिया गया, और उसके बाद देखते देखते हम 2025 के अंदर आ गए, और पिछले 3 साल में एक टका के कैंपेन चली, कंजर्वेटिव पियर पॉलिवर ने कैंपेन चलाई, जिसके अंदर जस्टिन ट्रूडो को ओवरऑल एक हेटेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दिखाया गया। एक शदीद कैंपेन सोशल मीडिया पे चली, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे लगे, कार्बन टैक्स की बात हुई, सारा कुछ हुआ। वही प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन होते हैं, इकोनॉमिस्ट एक नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कार्बन टैक्स एकदम से पॉज आ जाता है, पोल चेंज होना शुरू हो जाता है। हाउ डू यू सी दैट? 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ यहाँ पे गलती है पियर पॉलिव की। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हमेशा मुतरफ भी रहा हूँ, और मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि 10 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेश माइंड आने चाहिए। पॉलिसी 80% पॉलिसी पार्टी की होती है, थॉट है ना, पार्टी का लिबरल एक थॉट है, 20% उसके ऊपर जो लीडर आता है वो लेके आता है, अपना विजन ले आता है, 80% बैग पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो पार्टी देती है। जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट जो पूरी कैंपेन चलाई पीयर ने, वो एक 1% ड्रिवन थी। जब वो पर्सन आउट हुआ और नया आदमी आया, तो आपकी एकदम जो पूरी की पूरी आपकी कैंपेन जो है वो ड्रेन आउट हो गई कि जनाब वो बंदा तो चला गया। अच्छा, अब जब
ये तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो इन्होंने अपना एजेंडा दिया हुआ था एक्स द टैक्स, ये हम लाएंगे, आते ही पहला पहला क्या हुआ, मार्क कार्नी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कार्बन टैक्स। अच्छा, बात है कि कार्बन टैक्स उन्होंने खत्म नहीं किया। एलिमिनेट नहीं किया, पॉज किया है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आई पॉज और एलिमिनेट में क्या फ़र्क है। ये बंद हो गया, बंद हो गया, आपकी 18 सेंट का फ़र्क पड़ गया गैस में, लोग उसी पे खुश हो गए। उन्होंने कहा जी हम कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? उन्होंने कहा जी हम $1 मिलियन तक, लेकिन बात है वो तो इफेक्ट ही नहीं आया था। उन्होंने कहा जी अभी नहीं होगा, अगले टैक्स में दे, वो भी खत्म हो गया। तो 2-3 चीज़ें बेसिकली वो हुआ कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उसको मीडिया को दिया गया कि मालूम चला। तो उन्होंने कहा कि जी पीयर जो अपना एजेंडा ला रहा था वो तो हमने कर दिया। लेकिन फिर दूसरा ये लाया कि 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर थे मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ये क्लेम करते हैं कि मैंने आपको उस वक्त उससे निकाला। आज से एक हफ्ते पहले कैलगरी में एक रैली हुई। उस रैली में पियर पॉलिएफ को इंट्रोड्यूस कराया ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर स्टीवन हार्पर ने। जी। स्टीवन हार्पर ने क्या कहा कि आई हैव द ऑनर द बोथ कैंडिडेट हु वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने मेरे लिए काम किया। मार्क कार्नी ने इसलिए काम किया था कि ही वाज द सेंट्रल बैंक गवर्नर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। Correct. और पियर पॉलिएव ने एज ए स्टूडेंट काम शुरू किया था और बाद में वो इनके ऑफिस में काम करते रहे, बाद में इनके वो मिनिस्टर भी बने। दोनों को वहाँ पे उसने कहा, स्टीवन हार्पर ने कहा कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने 2008 के क्राइसिस को ख़त्म किया था। मार्क कार्नी क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैंने किया, बिकॉज आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो मेरी पॉलिसीज को आपने इम्प्लीमेंट किया था। अच्छा, लेकिन क्या लोग इतनी डिटेल में जाएंगे समझने के लिए? नहीं जा रहे होते हैं। लेकिन लोगों को समझना होता है कि अगर आप या तो फिर ये अवेयरनेस, जैसे आप अभी जो आप काम कर रहे हो इस वक्त, ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि भाई कि चीज़ों को ज़रा गहराई में जाकर देखें। ऊपर ऊपर की चीज़ें देखेंगे तो शायद हमें इस बात को ये देखना ही होगा कि अगर लिबरल पार्टी को अब आपने एक दफ़ा फिर चांस देने जा रहे हैं या वो ये हो रहा है, क्योंकि पोल जो है वो तो इसलिए चेंज हो गया कि सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। शेख साहब, पोल्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं तो हम फ़ायदा आपका लेंगे। क्यों होता ये है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं ना, हम उनको होस्ट बना देते हैं। बहुत से को तो होस्ट बना आता नहीं है, लेकिन आप है सीजन होस्ट। लेंगे आप ब्रेक, ये आपका कैमरा है टू यू। आप देख रहे हैं बी माई गेस्ट ऑन एयर वाई न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट। आरिफ शेख साहब के साथ बात हो रही है, पोल्स के ऊपर बात होने जा रही है कि आने वाला जो ये इलेक्शन है, आज हम लोग पोलिंग डे के ऊपर हैं, अर्ली पोल्स हो रहे हैं। इसके अंदर किसको वोट कितना पड़ेगा, कौन सा कैंडिडेट कितना विन कर सकता है, थोड़ी सी हम बात करेंगे। स्पेशली अपने कुछ जो पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ब्रैम्पटन, मिल्टन, मिसिसागा, ये वो राइडिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा किरदार उनका होता है इलेक्शन के अंदर कि ये राइडिंग्स किस जगह पे जा रही हैं, इस पर बात होगी। शेख साहब, पोल्स चेंज हो गए हुए ड्रामेटिकली, ठीक है। जहाँ पे कंजर्वेटिव के पोल्स ऊपर जा रहे थे, जैसे ही मार्क करनी आए तो पोल्स में हमने डिक्लाइन देखा, ठीक है, कि कंजर्वेटिव का डिक्लाइन आया और तकरीबन 9 to 10% ओवरऑल इन जनरल, ठीक है, पोल गेन किया लिबरल ने। हाउ डू यू सी कि अब जो नैरेटिव था, जो मैनिफेस्टो था पियर पॉलिएफ का, वो अडॉप्ट किया बहुत ज़्यादा मार्क कार्नी ने, दैट्स सिंपल, एवरीवन नोज। और उसको देखते हुए लोगों को भी ये शाऊर है, जो लोग देख रहे हैं, दे फाइंड हिम एज एन इकोनॉमिस्ट एंड दे फील कि वो आने वाले टाइम पे बेटरमेंट करेंगे। दो वही पार्टी, ठीक है, वही लोग, एक क्या शख्स के आने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि नहीं? देखिए, दुनिया के मेजॉरिटी लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, वो है पैसा, फाइनेंस। अच्छा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मिडिल क्लास हो। जो मिडिल क्लास वोटर कौन होता है? मिडिल क्लास। आपको पता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है वो तो अपने घर से निकलता ही नहीं है वोट डालने के लिए। कहाँ निकलेगा? नहीं निकलता। मिडिल क्लास है वो, उनका प्रॉब्लम ही ये है कि आप मॉर्गेज देते हैं तो आपके पास, आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। बीच में मैं पिछले दिनों एक जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पर मैं फूड बैंक के जो डायरेक्टर है उनके साथ एक मीटिंग में था। उन्होंने कहा आप सरप्राइज हो जाएंगे कि हमारे पास कौन लोग आते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास वो लोग आते हैं जो प्रॉपर गाड़ी में आते हैं, वाइट कॉलर होते हैं, हम उनसे डेटा लेते हैं। वो कहते हैं मैं जॉब करता हूँ, ये मेरी जॉब है, इतनी मेरी सैलरी है, आफ्टर पेइंग माई रेंट और मॉर्गेज ऑल द बिल, इंश्योरेंस, मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों के लिए टेबल पर फूड ला सकूं, तो मैं फूड बैंक आता हूँ।
तो इसका मतलब ये है कि लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या है? मनी। मनी। तो इस अब आपने जब देखा कि जी मार्क कार्नी आ गया जो कि है इकोनॉमिस्ट, वो तो काम ही ये करता है, यहाँ पे किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी यही काम किया। इसका मतलब है कि हम इसको ले आए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिथ है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं होता। कि हमने अभी बात की कि प्लेटफॉर्म पार्टी का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता। पार्टी की पॉलिसी, पार्टी की एक एस्टेब्लिशमेंट है, उनका एक थिंक टैंक है, उनका एक सिस्टम है। उन्होंने ओवर द पीरियड एक हिस्ट्री बना के एक बताया कि हम किस तरीके से इस मुल्क को देखना चाहते हैं। क्या वो किसी आदमी के आने से चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो वो उन्होंने वैसे ही रहना है। 80% वही है, 20% पॉलिसी जो गवर्नमेंट आती है, उसका जो लीडर होता है, उसकी जो कैबिनेट होती है, वो ले आते हैं। तो 20% चेंजेस हो सकती हैं। बात आपकी वही है कि एक पार्टी जो 10 साल से मौजूद है, कि एक आदमी के आने से वो चेंज हो जाएगी? मैं समझता हूँ नहीं होगा, कम होगा। क्योंकि 2-3 चीज़ें वही कि आपने जो छोटे छोटे काम किए हैं, आपने एक तो बेहतरीन काम जो मार्क कार्नी ने किया कि उसने पूरे का पूरे स्लोगन उठाए, पियर पॉलिफ के, हम ये भी कर देंगे, हम ये भी कर शेख साहब, देंगे। असल में बात ना परसेप्शन की होती है। हाँ, जब परसेप्शन चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हर बंदे की जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, महंगाई जितनी मर्जी हो, जब परसेप्शन चेंज हुआ तो हमने देखा कि बहुत से मुल्कों में इकोनॉमी बेहतर हो जाती है और बहुत सी इकोनॉमी गिर जाती है। खराब हो जाती है। ठीक है, तो जब मार्क करनी आया तो परसेप्शन चेंज हुआ है। परसेप्शन चेंज। लोगों के वो जो माइंड है ना, वो चेंज होना शुरू हुआ है कि एज इकोनॉमिस्ट आ रहा है, इज गोना ब्रिंग समथिंग न्यू और समथिंग चेंज। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट कहाँ तक गया और किस तरीके से वो करता 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 हर चेंज के अंदर वापस आया और जीडीपी किस तरीके से कंट्रोल की लिबरल गवर्नमेंट ने। लेकिन जो चीज़ें जहाँ पे गैप्स रहे, जहाँ पे लोगों को बहुत सी तकलीफ हुई, जिसके अंदर स्पेशली हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा। ख़ासतौर पे जो क्रिमिनल लॉ जो कि लेके आए थे, मुझे सी समथिंग मुझे भूल गया, जिसके अंदर उन्होंने आसानी कर दी, ठीक है, सज़ाओं के अंदर, बेल्स के ऊपर, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर। हाउ डू यू सी कि अगर फॉर एग्जांपल हम क्या समझते हैं, अगर आपको लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है पावर के अंदर, डू यू थिंक कि ओवरनाइट ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं? नहीं होंगी। उसकी वजह होती है कि आप इन दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा कौन क्या कह रहा है। कुछ चीज़ें दोनों सिमिलर ही कह रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे। लेकिन अब मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं फिर वो एक जगह बैठा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मौजूद थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि जी हमारे हाथ में तो है ही नहीं कि लोग जेल में क्यों नहीं होते, क्योंकि आज जेलों में जगह नहीं है, प्रोविंशियल काम है। ऐसा नहीं है, हमारा जो क्रिमिनल कोड है वो तो फेडरल गवर्नमेंट लिखती है। आपने उसमें लोगों को आप बेल दे देते हैं, आप उनको अंदर नहीं कर रहे होते। लेकिन दूसरी तरफ पियर पॉलिव ने कहा कि जी नो बेल रादर जेल। तो जब जेल में जाना चाहिए, तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। कनाडा में क्राइम बहुत बढ़ गया है और इस क्राइम की मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पर है, हमें उसके लिए कंसर्न होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा रिपीट ऑफेंडर हो, 3 दफ़ा उसने एक ही क्राइम किया या सिमिलर नेचर के क्राइम किए, और उसको आप फिर कहते हैं जी पेरोल पे रिहा कर दो क्योंकि जेल में जगह नहीं है? नो नो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेरा ख्याल है हमें इस बात को सामने रखना होगा कि हमारे मुल्क में फाइनेंस के साथ साथ, इकॉनमी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर में सुकून होगा तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं समझता कि ओवरनाइट चीज़ें होंगी। पहले तो देखना होगा कि क्या कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी। क्या पता कि इस दफ़ा फिर ना मेजॉरिटी गवर्नमेंट आए, दोनों में से कोई बड़ी पार्टी जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाए और फिर वो डिपेंडेंट हो, पैरालाइज हो जाएगी ना, किसी के ऊपर बैठी हुई है, वो आपके साथ है तो सही है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तब्दीली तब आएगी दोनों सूरतों में, चाहे वो लिबरल हो या कंजर्वेटिव हो, कि इनको मेजॉरिटी मिले ताकि ये अपनी पॉलिसीज को जो उन्होंने वादे किए हैं, मैं आई डोंट वांट गेट इनटू डिटेल, लेकिन आपके पास एक लिस्ट है, मेरे पास वो लिस्ट है, मैं ला नहीं सका, मतलब मेरे पास लिस्ट है कि कितने वादे किए लिबरल ने व्हेन दे बिकम द गवर्नमेंट और वो आज तक पूरे नहीं हुए। पूरी लिस्ट है और वो लिस्ट एक बहुत बड़े यहाँ के मुकामी अखबार ने उसको कंपाइल किया है। शेख साहब, कुछ अर्सा पहले हम सबको इकट्ठा किया गया था शफकत अली एमपी के ऑफिस में, और उस टाइम जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे वो भी आए और कुछ और मिनिस्टर्स भी आए, कुछ और ब्रैम्पटन के एमपीज़ भी आए, और उस टाइम पे एक प्रेस रिलीज़ की गई थी कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद ऑफिस है उसको रीओपन किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फंडिंग्स की जाएंगी, केसेस तेज़ होंगे, उसके ऊपर बहुत से सवालात होते रहे। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो हम कहना टिक मार के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके लिस्ट में इसमें कितना कुछ हुआ? नहीं हुआ, नहीं उसकी वजह, और उसके ऊपर अब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्या हुआ
कि एक बेसिकली अगर आप ना, उसी वक्त मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, बात की थी, मैंने कहा था ये गलत है। हुआ ये था जब वो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के अब वीज़े को हम इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये लफ्ज़ तो कहीं था ही नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हमने कोई मेरे ख्याल $20 मिलियन किए थे, और ये कहा था कि इन मुल्कों में जो हमारी एम्बेसीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, सो इन ऑर्डर सो दे कैन डू मोर फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। कहीं पर ये लफ्ज़ मौजूद ही नहीं था कि अबू धाबी से उसे लाहौर या इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये था ही नहीं। लेकिन मुझे याद पता शेख साहब ये जब सवाल हमने पूछा था, मेरे ख्याल मार्क मिनिस्टर थे ना उस टाइम, ये सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने ये बात का जवाब इसी में यही दिया था कि हम सारे केसेस सारा कुछ अबू धाबी से इस्लामाबाद ट्रांसफर, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है वो। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट नहीं था। उन्होंने कहा जी हम इसलिए देंगे कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहाँ हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। $20 मिलियन दिए गए? पैसे तो दिए गए होंगे, हो सकता है उन्होंने बिल्डिंग बना ली हो या बिल्डिंग की एक्सटेंशन कर दी गई हो, नए सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए गए हो, लेकिन आपके केसेस वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए। अच्छा, अब ये इतना बड़ा वादा, और ये वादा मैं आपको बताऊं, ये 3 इमिग्रेशन मिनिस्टर जो हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कि हमारी कम्युनिटी से लाखों डॉलर की डोनेशन लेके चले गए थे एक वादे के ऊपर, और काम नहीं हुआ। मैं शुरू करूंगा अहमद हुसैन से। $5 लाख 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का डिनर किया, दोनों डिनर में $2.5 लाख दिए गए। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वो डिनर किया, और ये सोच पे किया था कि वहां पे रहने वाले लोगों के लिए कोई आसानी होगी, नहीं हुआ। उसके बाद मार्क फ्रेजर आ गए, दरमियान में एक और मिनिस्टर भी आया था, कुछ नहीं हुआ। और अब ये कहा गया, अब आपको, मुझे नहीं पता आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, उन्होंने कहा जी कि हमने 20 ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किए जिनको हम पाकिस्तान भेजना चाहते थे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप 20 ऑफिसर भेजेंगे तो हम भी 20 ऑफिसर भेजेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये उन्होंने बात, होता ये है, सुनी ये बात बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि हर ये जो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इन्होंने अपने बंदे इधर उधर रखे होते हैं, उनके थ्रू उन्होंने ये मार्केट फ्लोट कर दी ये बात कि ऐसा नहीं है भाई, आप तो भेज रहे वीजा ऑफिसर, और यहाँ पाकिस्तान, तो यहाँ से कौन से वीजे लगते हैं इतने कि आपको 20 ऑफिसर चाहिए, है ही नहीं। ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात को कंफर्म कर रही है, ना पाकिस्तान हाई कमीशन कंफर्म कर रहा है, ना कॉन्सुलेट कर रहा है, ना कैनेडियन हाई कमीशन कर, ये एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई होगी, नए कैमरे लगे होंगे, एक आध नेक्सी बन गई होगी, कोई ऑफिसर नहीं गया, कोई केसेस अभी तक मामूल नहीं हुए। शेख साहब, हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी हमारे जो कैंडिडेट्स इस दफ़ा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट जो कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रैम्पटन, शफकत अली, MP शफकत अली, ब्रैम्पटन कहाँ से अपनी राइडिंग चेंज कर ली ना, चिंगूजी पार्क, ब्रैम्पटन चिंगूजी पार्क आ गई। उसके बाद आते हैं सलमा जायद स्कार्बो सेंटर, फिर आ जाते हैं इकरा खालिद, उसका भी नाम चेंज हो गया, वो भी स्कार्बो सेंटर डॉन मिल्स हो गया। इकरा खालिद फ्रॉम मिसिसागा सेंटर, मिसिसागा एरन मिल्स है। फिर आते हैं हमारे, अगर ऑटवा जाते हैं तो समीर जुबैरी साहब हैं, समीर जुबैरी और यासिर नकवी हैं, ठीक है। और अगर हम वापस आते हैं कंजर्वेटिव की तरफ तो हमारे लिबरल एक और भी हैं, असलम राना साहब हैमिल्टन से आ गए। मुझे लग रहा है वो हवा का शिकार होंगे। लेकिन कैंडिडेट है बिल्कुल। तो उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिव के जो हमारे इसहाक चौधरी साहब, जी हाँ, मोहम्मद इसहाक फ्रॉम मिसागा सेंटर हो गए, और नदीम कटाना फ्रॉम मिल्टन बर्लिंगटन से। तो ये हमारे टोटल जो कैंडिडेट्स हैं। एक और टिम इकबाल बिल्कुल, वो जो क्या देख रहे हैं, कौन कितनी मेजॉरिटी से विन कर सकेगा, नहीं विन कर सकेगा, वन बाय वन बात करते हैं। चले पोल्स पे आकर सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनके साथ आप ज्यादा नजर आ रहे हैं आजकल, ठीक है। इसहाक चौधरी साहब, ग्रास रूट लेवल पे काम किया है इसहाक ने। देखिए, 2 तरह के पॉलिटिशियन, आपने भी काम किया, मैंने भी बहुत लोगों के साथ काम किया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके यहाँ पे सियासत को ओढ़ना बिछोड़ना बनाया और काम किया। इसहाक उनमें से एक है। 15 साल से तो मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। इसहाक ने कंजर्वेटिव पार्टी में मुसलमान तो नजर ही नहीं आते, और लोग जब उनके करीब जाते हैं लोग कहते हैं आप कंजर्वेटिव में जा रहे हो। लेकिन मेरे नज़दीक हमें हर पार्टी में होना चाहिए, क्योंकि जब आप पार्टी में अंदर बैठेंगे तो आपको चेंज करवाएंगे ना। लेकिन आपने जो जवाब मुझे देना है ना, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट देना है, मैं वही दे रहा हूँ। तो वो हम सब जानते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम किए, और चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसने रब्ता रखा और मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जाके मोस्ट कम्युनिटीज़ को उसने इंगेज किया है, मैं समझता हूँ कि उसके चांसेस, अगर लिबरल की वेव बहुत ऊपर जाती है और एक आपको अपसेट कोई विनिंग मिलेगी, तो फिर इसहाक मोहम्मद की विनिंग मिल सकती है। उनके अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ है लिबरल में? सऊद अल फराज,
फ्रॉम नया लड़का है, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा मैं है। खाली उमर अलगबरा की सीट थी। उमर अलगबरा की रिजाइन दे दिया हाँ। पॉलिटिक्स से। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में काम करते थे ठीक है। और 24 साल का लड़का है, वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक है। नदीम कटाना। कटाना साहब की अगेन जब वेव थी तो बहुत आगे थी। कटाना साहब के सामने एडम वैनकूवर्डन ओलंपियन, ओलंपियन। एक उसका है ना, ये वो लोग हैं जो कैनेडियन फ्लैग बेरर है ना, वो हर तरफ गया है। तो उसका चूंकि वो वेव भी चल गई है और फिर एक उसको वो जो एज अ सेलिब्रिटी वोट का वो मिलता है। टफ सीट होगी निकालना वहाँ पर नदीम साहब के लिए। जी। अच्छा, मैंने नदीम से सवाल ये पूछा तो कि पोल की बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे सामने पोल की बात नहीं करनी। मैं कहा जी वो क्यों? कहते मेरे साथ डोर नॉकिंग पे आए आप। कहता मेरे से डोर नॉकिंग पे आए, आपको पता चलेगा पोल क्या कह रहा है और डोर पे क्या बात हो रही है। तो ये उनकी तरफ से उन्होंने मुझे तो बात ऐसा की। होगा क्योंकि वो डोर पे हैं। डोर पे हैं। तो आ जाते हैं सलमा जाहिद। सेफ सीट, सेफ सीट है, Safe निकलेगी इजीली। ओ फॉर श्योर। अगर कंजर्वेटिव वेव भी होती ना तो भी सलमा जायद की सीट निकल आती। सही। आपको बता रहा हूँ। वेव बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ऑटवा। ठीक है। दो हमारे कैंडिडेट्स यासिर एंड हाँ, लेकिन चूंकि वेव बहुत ज्यादा वो हो गई है तो मैं नजदीक वो अपनी सीटें निकाल लेंगे, सेव कर लेंगे। आ जाते हैं, खासतौर पे यासिर जरूर निकाल लेगा। वो तो मेरे अटर्नी जनरल भी रहे हैं, तो माशाल्लाह हाँ, उनका तो पोर्टफोलियो अटॉर्नी बहुत जनरल ज़्यादा रहे strong है। हैं, लिबरल पार्टी ऑफ ओंटारियो के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो तो काफी वो जो डिफरेंट लेवल पे काम किया हुआ है, तो दैट शुड बी अ सेफ सीट। इकरा खालिद। इकरा का देखें आप, रिजल्ट देखें। इकरा ने भी काम किया। जब ओंटारियो के इलेक्शन हुए तो कैसर डार के लिए इकरा वाज द मेन फोर्स। करेक्ट। 20 वोट से आ रहे, जहाँ और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा उनको हेल्प हो गई है। हेल्प हो गई। ये हेल्प तो हो गई। इसका मतलब है इकरा ने अपने राइडिंग में बहुत काम किया हुआ है, लोगों के साथ ग्रास रूट लेवल पे उनके रिलेशनशिप है। मैं समझता हूँ सेफ सीट है। ठीक है। आ जाते हैं आगे ब्रैम्पटन चिंगूजी पार्क की तरफ। शफकत। शफकत भाई ने भी ना अपनी राइडिंग में काम किया। अच्छा, शफकत भाई और इसहाक में एक चीज कॉमन है, दोनों ग्रास रूट लेवल पे काम करके। सही बात है। 10 15 साल लगा दोनों है। इतने करीबी दोस्त भी हैं। दोनों ने इतना काम किया हुआ है कि मतलब कई दफा तो हम तंग आ जाते थे यार, अभी फोन आएगा तो लिबरल, अभी फोन आएगा तो कंजर्वेटिव के। दोनों ने बहुत काम किया और अपनी पार्टी के लिए जान मारी दोनों ने। तो इसीलिए सिला मिला ना, शफकत अली MP बन गए। शफकत अली ने अपने राइडिंग में बहुत काम किया हुआ है। दूसरा, वेव चूंकि उनको वहां पर सपोर्ट कर रही थी, तो मैं समझता हूँ कि शफकत अली सीट निकालने की। तो आपके ख्याल से कि टिम इकबाल जो है विल बी हैव अ टफ टाइम? अगर वेव ना होती तो टिम इकबाल वाज डूइंग ग्रेट, लेकिन अब वेव चूंकि आ गई है तो। और एक और भी देखना होता है आपने, ये देखना होता है कि डेमोग्राफिक जो है ना राइडिंग की, कि उसमें किस तरह के लोग ज्यादा रहे। उनकी राइडिंग मिडिल क्लास राइडिंग है। मिडिल क्लास राइडिंग को इकोनॉमी, मोटी मोटी बातें, डिटेल में नहीं जाना, अच्छा भाई ये सही है, तो उसको जब वो लेख सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो शफकत साहब को एक दफ़ा फिर भेजने की पोजीशन और है। आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि अगर प्रोविंस के अंदर जो है वो PC पार्टी हो और जो है वो फेडरल के अंदर जो है वो लिबरल हो? क्योंकि हमने ये हमेशा इस ट्रेंड को देखा है और लोग इस टाइम जो पोल चेंज हुआ था तो लोगों को नज़र आ रहा था कि भाई इस दफ़ा PC एंड कंजर्वेटिव आ रही है एंड दिस कुड बी चैलेंजिंग। अच्छा, ऐसा होता रहा है हमेशा। हमेशा ये होता रहा है कि जब जो गवर्नमेंट प्रोविंस में है वो फेडरल में नहीं होती है। लेकिन इस दफ़ा लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो प्रोविंशियल स्नैप इलेक्शन हुए उसने फेडरल कंजर्वेटिव को डैमेज किया है। अगर वो ना होते तो वो मालूम ही था कि 1 साल के बाद तो ये गवर्नमेंट 3 साल के बाद ही करा दिया ना कि चले जाने उन्होंने। तो उसने डैमेज कर दिया कंजर्वेटिव को एट द फेडरल लेवल, कि वो जो एक बनने जा रहा था कि इधर यहाँ पर नीचे कौन है ऊपर कौन है। क्या ये मिथ दोबारा कायम रहेगी? आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि कायम रह जाए कि फिर ऊपर लिबरल आ गए। शेख साहब, लास्ट 3-4 मिनट में, क्योंकि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिटी जो है, हमेशा हम लोग देखेंगे, हम बात भी कर रहे थे कि हम वोट की बात करते हैं, क्या कम्युनिटी के वोट से फ़र्क पड़ता है? मकसद ये सवाल को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्या जिस तरह ब्रैम्पटन के अगर हम मिल्टन की बात करते हैं, तकरीबन 12.5% पाकिस्तानी मिल्टन के अंदर है और पाकिस्तानी वो कम्युनिटी जो वोट भी सबसे कम डालती है। ठीक है, एज़ पर अ लॉट ऑफ एनालिसिस जो मैंने सुना और देखा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? टाइम बहुत शॉर्ट है, 5 दिन और हैं, पोलिंग चल रही है, इलेक्शन करीब है,
तो एक थोड़ा सा इसके ऊपर अपडेट करें। कम्युनिटी का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। दो उसके रीज़न है। कम्युनिटी का वोट किसी भी राइडिंग में स्विंग वोट बन जाता है। अगर नदीम अकबर कटाना को उसकी कम्युनिटी ने वोट दे दिए तो ये सीट नदीम अकबर कटाना निकाल जाएंगे, सही। चाहे एडम वैन कोवर्डन कितना भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि अब ये वो बात नहीं है कि अब ऐसे वाला बात नहीं होगी। कम्युनिटी अगर नदीम अकबर कटाना के साथ खड़ी होती है मिल्टन में तो वो जीत सकते हैं, लेकिन क्या लोग निकलेंगे? एक बात याद रखिएगा, जो ये सारे डेटा का ज़माना है, पार्टीज के पास ये डेटा मौजूद है कि किस कम्युनिटी के लोगों ने वोट डाले और किसने नहीं डाले। बिल्कुल सही है। आप बातें करते रहे, पता चला आपके एक राइडिंग में आपके 10,000 लोग रहते हैं, वोटर 10,000 वोटर रहते हैं, और आपने वहाँ 2,000 वोट डाले, तो वहाँ पर पार्टीज फिर आपको हल्का लेना शुरू कर देती हैं। आपको दो रीजन से वोट देने, एक तो एज ए कम्युनिटी अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है आपने, हर जगह पे आपका कैंडिडेट नहीं है, तो पहली तो हर जगह पे आप वोट जरूर डालें ताकि उन्हें मालूम चले कि मुस्लिम कैनेडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के यहाँ वोट थे, इन्होंने वोट डाले, उसे चेंज आई। सही बात है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे आपके लोग हैं वहाँ आपका वोट सबसे ज्यादा काउंट करेगा। सही बात है। नो मैटर व्हाट वो बंदा किस पार्टी का है, आपकी कम्युनिटी का है, गो आउट एंड वोट। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि जी हर चीज़ आप माने, पार्टी हमारी सुने भी, वो हमारे लिए यहाँ भी बात सुने, हमारे बैक होम के लिए भी काम करे, वोट डालने के लिए आप बाहर नहीं निकलते। सही बात है। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैसेज जाना चाहिए कि जब तक आप यहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे वोट डालने की, उस वक्त तक यहाँ की कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी आपको सीरियस नहीं लेगी। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट। और मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू से बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट भी मिलेगी। तो आप सब लोगों ने देखा कि आज शेख साहब से जो हमारी डिस्कशन हुई, वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डिसाइड करना है कि आपने वोट एक ऐसे कैंडिडेट को, एक ऐसे बंदे को देना है जो कि नोन एज ए इकोनॉमिस्ट है, या ऐसे बंदे को जो ग्रास रूट लेवल से निकले हुए हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर टाइम लगाया है और अपने आप को मनवाया है। जी हाँ, 2 पार्टीज़, 2 लीडर्स और नैरेटिव्स आपके सामने बाहर निकलिए। वोट कीजिए, डोंट मिस आउट, और देखते रहिए बी माई गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़।